हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का भूगोल का अध्याय 2 कृषि, यानी कि कृषि में क्या चीज़ पढ़ना होता है आपको, खेती बाड़ी के बारे में कि खेती कैसे होता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए तो ये आसान है, लेकिन थोड़ा सा शहरी क्षेत्रों में जो कभी गाँव में नहीं गए उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन भारत का बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ का लगभग हर बच्चा गांव में रहा होगा, उसके लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान होगा। अब हम जानेंगे कृषि में महत्व। तो देखिए, आप लोग सिंपल सा बात समझिए कि हमारे पास कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, AI आ जाए, चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, अगर कृषि यानी कि खेती नहीं होगा तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। वो कोई भी इंडस्ट्री या किसी भी तरह का औद्योगिक क्रांति किसी काम का नहीं है बिना खेती का, क्योंकि इंसान को जीवित रहने के लिए 2 वक्त का रोटी बहुत ज़रूरी है। और वो रोटी आएगा कहाँ से? खेती से। और खेती से ही आएगा। और इसीलिए कृषि का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बिना कृषि का जीवन असंभव है। जैसे जल के बिना, वायु के बिना जीवन असंभव है, उसी तरीके से भोजन के बिना भी जीवन असंभव है। अब हम देखते हैं कृषि का महत्व के बारे में। देखिए, भारत में लगभग 2/3 लोग कृषि की जीविका क्या है, कृषि पर आधारित है। लगभग 2/3 लोग खेती पर निर्भर हैं। भारत के राष्ट्रीय आय का कृषि में लगभग 24% योगदान है। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है, यानी खेती से प्राप्त होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। भारत में कृषि अन्य उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए, अब कपड़ा के लिए, तो कपड़ा के लिए कपास कहाँ से मिलता है? तो खेती से मिलता है। अब जूट वाले बोरे के लिए, तो जूट कहाँ से प्राप्त होगा? खेती से प्राप्त होगा। अब चीनी के लिए गन्ना का जरूरत होता है, या गुड़ बनाने के लिए, तो कहाँ से प्राप्त होगा? चीनी उद्योग के लिए तो गन्ना प्राप्त होगा, खेती से प्राप्त होगा आपको। जब आप किसी तरीके का सॉस वगैरह बनाते हैं, जैम वगैरह, तो जिस फल का बनाते हैं तो कहाँ से प्राप्त होगा? खेती से प्राप्त होगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, भारत है सो विविधता वाला देश है। तो भारत की जलवायु, मिट्टी और धरातल यानी ज़मीन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ा का है, जिसके कारण यहाँ पर अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। अब देखिए, कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया। भारत में कहाँ, कितने भागों में? 4 भागों में। अब इनमें से 4 भाग में कौन कौन सा है? तो देखिए, बोया गया क्षेत्र जिसको में बुआई चालू होता है, या चालू प्रतिभूमि, या फिर अन्य प्रतिभूमि, और फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वैसा भूमि जिसमें खेती तो हो सकता है लेकिन उसमें कोई खेती नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे कृषि उत्पाद बढ़ाने का तरीका। तो प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि होना चाहिए, और शस्य गहनता, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए बच्चों। अब आगे देखते हैं, आगे हम इसको डिटेल्स में बताएंगे आपको। अब हम लोग देखते हैं शस्य गहनता क्या है। तो एक ही कृषि वर्ष में एक से अधिक भूमि में एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना सबसे शस्य गहनता कहलाता है। देखिए क्या है ना, कि एक ही साल में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगा करके कुल उत्पादन यानी कि उत्पादन में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? शस्य गहनता कहलाता है। अब इसमें एक सवाल है कि शस्य गहनता में देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, शस्य गहनता में क्या है कि पंजाब भारत के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं जिसके कारण शस्य गहनता को प्रभावित होता है? देखिए, सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज यानी कि अच्छे किस्म के बीज, यांत्रिकरण यानी मशीनीकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादन का उचित मूल्य, ये सब क्या है? शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए, निवेश उपयोग, पूंजी लगा करके सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, क्या क्या? सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि का उपयोग करना ही निवेश उपयोग कहलाता है, यानी कि खेतों में पूंजी लगाना ही। वर्षा पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि, जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी पर आधारित या पैदा की जाती है तो इसे वर्षा पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि कहा जाता है।
यहाँ पे वर्षा होगा, वर्ष हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ठीक, भारत में 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। यानी कि ये सब खेती का वर्षा पर निर्भर है। वर्षा अच्छा होगा तो खेती अच्छा होगा, और वर्षा अगर अच्छा नहीं होगा तो खेती अच्छी नहीं होगा, फसलें अच्छी नहीं होंगी। अब देखिए, वर्षा पोषित कृषि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? शुष्क भूमि वाला कृषि और आर्द्र भूमि वाला भूमि कृषि। ठीक, अब हम देखते हैं आगे शुष्क भूमि कृषि के बारे में। शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि में जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को क्या कहा जाता है? शुष्क भूमि कृषि। यानी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को क्या कहा जाता है? शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है। आर्द्र भूमि कृषि यानी 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कृषि कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं। देखिए, वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ शुष्क भूमि होता है, जहाँ कम वर्षा होता है, वहाँ पे क्या करता है? वर्षा जल को संरक्षित यानी बचाव करके उपयोग किया जाता है, ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनः भरण के लिए संरक्षित किया जाता है। शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे कि राजस्थान जैसे जगहों में क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम होती है वहाँ की मिट्टियों में। शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का वायु द्वारा कटाव होता है या फिर अपर्दन होता है, क्योंकि हवा चलेगा तो क्या होगा? ऊपर का जो मिट्टी का परत है से उड़ के दूसरे जगह चले जाएगा। शुष्क भूमि कृषि में अधिकांशतः गरीब किसान होते हैं, जिनके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक साधन का अभाव होता है। कृषि द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होते हैं, जिनकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा किया जाता है। अब देखिए, गरीब किसानों के उत्थान या बढ़ावा के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा आदि ये सब सरकार द्वारा चलाए गए हैं। शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज तैयार किया जा रहा है, जो कि कम समय में अच्छे फसलों को दे। कृषि की नई तकनीकी का विकास किया जा रहा है। जल सीजन एवं संग्रहण की तकनीकी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पशुपालन एवं मुर्गी पालन के कृषि के पूरक अंगों के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी कि खेती से कम अगर इनका आय होता है किसानों का, तो पशुपालन और मुर्गी पालन करके अपने आय को बढ़ा सकते हैं। और कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग को विकसित किया जा रहा है, ताकि किसानों की आय बढ़े। अर्ध शुष्क या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राज्यीय फसल अनुसंधान संस्था हैदराबाद, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर और शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से संबंधित समस्याओं का निदान के लिए कार्यरत है। ये सब जो है ना, खेतों के लिए रिसर्च करते हैं ये सब संस्थाएं, कि कौन से मौसम में कौन सा फसलों का अच्छा उपज होगा। अब देखिए, भारत में कृषि 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो हम लोग पहले जानेंगे प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। अब देखिए, प्रारंभिक जीविका कृषि में परंपरागत तरीका यानी कि पुराने तरीका जो पूर्वजों से सीखा है, परंपरागत औजार से खेती की जाती है। जैसे तैसे बीज बो दिया जाता है, यानी कि जो भी बीज किसान के घर पे है वो फसल पकने पर काट लिया जाता है। इस कृषि में उपज कम होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कर्तन दहन प्रणाली। इसमें उदाहरण के लिए कर्तन दहन प्रणाली, इसमें कर्तन दहन प्रणाली से किया जाता है। तो देखिए, कर्तन दहन प्रणाली में खेत के टुकड़ों पर उगे हुए जंगली वनस्पतियों को काटकर और जलाकर उसमें फसल बोया जाता है।
जब खेत की उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो किसान दूसरे जगह जा कर के वही प्रक्रिया से खेती करते हैं। कर्तन दहन प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूमा, मणिपुर में पलामू और छत्तीसगढ़ में अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है। देखिए इसी कर्तन दहन प्रणाली को झूम खेती भी कहा जाता है। तो देखिए इसको नागालैंड में झूम खेती कहते हैं, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम लोग आगे देखते हैं गहन जीविका कृषि क्या है। तो गहन जीविका कृषि परंपरागत कृषि कौशल द्वारा किया जाता है। अब भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीज के रख रखाव एवं मौसम संबंधी ज्ञान का भी उपयोग किया जाता है। इस कृषि में श्रम की अधिकता होती है। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ इस प्रकार का कृषि किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि का उद्देश्य क्या होता है? व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीकी और परिष्कृत यानी कि शोधित बीजों का एवं रासायनिक खाद और सिंचाई और कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रोपण कृषि। बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म के पौधे का रोपण के पद्धति रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है। देखिए चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, क्या क्या चीज़? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला रोपण फसल है, या फिर इसको व्यापारिक फसल भी कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाय असम और दार्जिलिंग में और कॉफ़ी कर्नाटक में और रबड़ का उपयोग ज़्यादातर केरल में उगाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आप लोगों को। अब देखिए ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार फसल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे खरीफ, रबी और ज़ियाद, या फिर इसको गर्मा भी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो देखिए खरीफ फसल को जून जुलाई में वर्षा ऋतु में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर यानी कि ठंड की या जाड़े के औसत ऋतु में काट लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें मुख्य फसल क्या है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट आदि ये सब कौन सा फसलें हैं? तो खरीफ फसलें हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे रबी फसल। देखिए रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर में या ठंडा या जाड़े के मौसम में बोई जाती है और अप्रैल से जून यानी कि गर्मी के मौसम में काट ली जाती है। इसमें कौन सी का जाता है? चना, गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, सरसों, तीसी, ये सब रबी फसलों में से आता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और ग्रामीण इलाके के बच्चों को तो ये पता ही होगा। अब हम लोग देखेंगे जायद फसल के बारे में। तो खरीफ और रबी के बीच में जो मार्च या अप्रैल में बोए जाने वाली फसलें हैं और मई और जून में काटी जाने वाली फसलें हैं, ये जायद फसलें कहलाती हैं। जैसे कि गर्मी का शुरुआत में बोया जाए और जैसे बरसात आ जाए तो उसमें कट जाता ना है, तो वो फसलें जायद कहलाता है। जिसमें मूंग, गर्मा धान। तो देखिए गर्मा धान क्या होता है ना कि गर्मी के मौसम में बोया जाता है और जैसे ही बरसात होता है, जो धान बोने का सीज़न होता है, रोपने का, उस समय काट लिया जाता है, तो इसको गर्मा धान बोला जाता है। मक्का, ककड़ी, तरबूज, खीरा, खरबूजा, नेनुआ, जिसको झींगी प्रोलब्याद में बोलता है, ये सब जायद फसलों में आती है। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि कृषि में निम्न उत्पादकता के क्या क्या कारण हैं। तो देखिए जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर दबाव बढ़ते जा रहा है, यानी कि देखिए ज़मीन तो जितना उतना ही है लेकिन लोगों की संख्या बढ़ रहा है। दूसरा, घटता कृषि भूमि क्षेत्र। अब देखिए जो खेती का भूमि है उस पर कोई मकान बना ले रहा है या फिर उस पर फैक्ट्री लग जा रहा है, तो कृषि भूमि भी घट रहा है। खेतों का छोटा आकार। तो देखिए संख्या बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? खेतों का बंटवारा होते जा रहा है, तो उनमें क्या हो रहा है? जोत छोटे होते जा रहे हैं। स्वामित्व प्रणाली, भू स्वामित्व प्रणाली, इसमें क्या है कि खेतों का मालिक वाला, सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं।
देखिए भारत क्या है ना कि बहुत कम जगहों पर ना सिंचाई का सुविधा, बहुत जगह पर तो ऐसा है ना कि वर्षा पर कृषि आधारित है। दूसरा, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता, कभी देर से मानसून आता है, कभी जल्दी आ जाता है, या फिर कभी अच्छी बारिश नहीं होती है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, यानी खेती की भूमि का बर्बाद होना। कम पूंजी निवेश, आधुनिक कृषि तकनीकी, यानी कीटनाशक, रासायनिक खाद और आधुनिक यंत्र का सीमित उपयोग, यानी कि बड़े बड़े किसान करते हैं, छोटे किसान इसका नहीं कर पाते हैं। कृषि शोध एवं प्रचार एवं प्रसार तंत्रों की अच्छी स्थिति का नहीं होना। कृषि उत्पादों का उचित मूल्य ना मिलना। सालों भर काम का किसानों के पास अभाव होना भी है। यानी कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव, यानी कि खेती में ना व्यापारीकरण। इसको समझिए जैसे कि कोई किसान है, कोई गेहूँ उगाता है, उसको बेचता है 20 रुपये किलो, और उसी गेहूँ से दलिया बना करके कोई कंपनी वाला बेचता है 50 रुपये किलो। तो किसान को तो कम ना फ़ायदा हो रहा है। अगर वही किसान अगर गेहूँ उगा करके उसका दलिया बना करके बेचता है तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो कृषि में क्या है, वाणिज्यीकरण या फिर कृषि का आधुनिकीकरण नहीं है, या फिर व्यापारीकरण नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे चावल के बारे में। देखिए चावल भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। विश्व का 22% चावल का जो क्षेत्र है सो भारत में है। भारत के कुल कृषि भूमि पर 23% हिस्से पर क्या होता है, चावल उगाया जाता है। और चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, और भारत की जो भूमि है सो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम लोग आते हैं। देखिए चावल के लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और चावल के लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान में चावल नहीं उगेगा। हाँ तो देखिए चावल को बोते समय कम से कम 21 डिग्री तापमान और बढ़ते समय 24 तथा पट्टे, यानी कि जो चावल का कटाई होता है ना उस समय कम से कम 27 डिग्री का तापमान होना चाहिए। तो देखिए हमारे यहाँ तो चावल जब बोया जाता है तो उस समय तो टेम्परेचर आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 28 डिग्री 30 डिग्री होता है बिहार में। नहीं तो बारिश नहीं हुआ ढंग से तो 30-35 भी पहुँच जाता है। चावल के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होते हैं। ये बिहार झारखंड जैसे राज्यों के लिए अच्छा है। चावल जलोढ़ मिट्टी में उपजाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग का भूमि से गंगा के मैदान है तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है बिहार की। देखिए चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल और तमिलनाडु है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब हम लोग देखें गेहूँ भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न यानी कि खाने वाली फसलों में से एक है। गेहूँ के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में विश्व का 10% गेहूँ का उत्पादन होता है, और गेहूँ के उत्पादन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सन 1967 ईस्वी में हरित क्रांति के बाद सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के फसलों पर पड़ा, क्योंकि गेहूं का उपज बहुत ज़्यादा हो गया 1967 के बाद। देखिए गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग देखते हैं ज्वार के बारे में। तो देखिए ज्वार है क्या, देखिए बिहार में ना कुछ लोग जिंदौरा बोलते हैं उसको, फसलों को ना पशु के चारा के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ जगह पर ना क्या होता है ना कि ज्वार का खेती होता है, समझे, जिंदौरा को ही ज्वार बोला जाता है। तो देखिए चावल और गेहूं के बाद सबसे प्रमुख खाद्य फसल क्या है, ज्वार है। ज्वार भारत में 16.5% भूमि पर होता है। ज्वार में भारत का लगभग 10% खाद्यान्न उपलब्ध है। ये कहाँ कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे बाजरा के बारे में। देखिए बाजरा भी ज्वार की तरह ही है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा ज्वार से अलग होता है।
बाजरा निर्धन लोगों के लिए एवं पशुओं के लिए प्रमुख आहार है। तो देखिए निर्धन लोगों के लिए क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ कम बारिश होता है ना वहाँ पर ज़्यादातर इस फसलों को उगाया जाता है। भारत में 7% भूमि पर इसे उगाया जाता है। ज्वार, बलुआ और उथली हुई काली मिट्टी में उगाया जाता है। बाजरा का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। और देखिए बाजरा है ना, बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य किस राज्य में होता है उत्पाद? तो गुजरात में होता है। बाजरा का रोटी बहुत अच्छा बनता है। अब हम लोग देखेंगे रागी। तो रागी को ना मड़ुआ भी बोला जाता है। ऐसे नाम से तो आप लोगों को ना पता चल रहा होगा, लेकिन मड़ुआ भी बोला जाता है। बिहार में इसको मड़ुआ भी बोलते हैं बहुत सारी जगहों पर। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी का लाल, काली, बलुआ या दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक फसल है। रागी का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में होता है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे मकई या फिर मक्का। मकई मनुष्य के भोजन एवं पशु चारा के लिए रूप में उपयोग किया जाता है। मकई में ग्लूकोज एवं मांड होता है। भारत में 3.6% कृषिगत भूमि पर इसे उपजाया जाता है। मकई के उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री का तापमान होना चाहिए तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होता है। और मकई का अच्छा उत्पादन कहाँ होता है? तो जलोढ़ मिट्टी में होता है। अब हम लोग देखेंगे दाल के बारे में। किस चीज़ के बारे में? दाल। दाल प्रोटीन का स्रोत होता है और भारत में अरहर, मूंग, मसूर, मटर और चना प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। अरहर, मूंग, उड़द दाल खरीफ फसलों में से आता है। ठीक, याद रखिएगा कौन से दाल का फसल कौन से मौसम में होता है। चना, मटर, मसूर रबी फसलों में आता है गिनती। दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986 एवं 87 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब आगे अब हम देखेंगे तिलहन, वैसा फसल जिसे तेल निकाला जा सके। तिलहन फसल भारत में विश्व के सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देशों में से एक है। देश का कुल कृषि भूमि का 12% भूमि पर तिलहन उगाया जाता है। देखिए मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी जिसको नेड़ी भी बोला जाता है, अलसी यानी कि जिसको तीसी भी बोला जाता है, सूरजमुखी आदि भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलों में से एक है। ठीक, हाँ, अब हम लोग देखेंगे मूंगफली के बारे में। तो देखिए मूंगफली एक खरीफ फसल है जिसको ना बरसात में बोया जाए और ठंड के मौसम में काट लिया जाए। भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से एक है। मूंगफली देश के कुल कृषिगत भूमि का 3.6% पर उपजाया जाता है। मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है। ठीक, और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सरसों के बारे में। तो सरसों के अंतर्गत देखिए क्या आता है? राई आता है, तोरिया, तारमीरा, सरसों आदि। देखिए ये है ना सरसों के प्रकार हैं। ठीक, सरसों उष्ण कटिबंधीय फसल है। सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। सरसों का उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। ठीक, अब देखिए तिल क्या खरीफ और रबी फसल दोनों है। खरीफ के मौसम में भी होता है, रबी के मौसम में भी होता है। अरंडी खरीफ और रबी फसल है, दोनों है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। और सूरजमुखी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में उपजाए जाने वाली फसलों में से एक है। अब हम आगे देखेंगे चाय के बारे में। देखिए चाय एक सदाबहार झाड़ी होती है। कैसे होता है? तो सदाबहार, जिसके पत्तियों को सुखा करके क्या बनाया जाता है? तो चाय बनाया जाता है। चाय में थिन नामक एक पदार्थ होता है जिसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। और देखिए चाय में निकोटीन और कैफीन जैसे भी पदार्थ होते हैं। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्थान है।
चाय की खपत भारत में विश्व का सबसे पहला स्थान है। चाय का खपत भी भारत में बहुत ज़्यादा होता है और होगा भी क्यों नहीं। भारत की जनसंख्या ही इतनी बड़ी है कि आदमी सुबह उठता तो पहले चाय पीता है, रात में सोता तो पहले चाय पीता है। क्या चाहिए भाई, तो चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित कर दो। देखिए, चाय की खेती अंग्रेज़ों द्वारा असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में सन 1840 में शुरू किया गया था। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। चाय के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान होना अति आवश्यक है। चाय के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय का उत्पादन असम के ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी की पहाड़ी तथा तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉफ़ी के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है, जैसे चाय है ना, उसी तरीके से चाय की तरह ही पीने वाला एक पदार्थ है। कॉफ़ी एक प्रकार की झाड़ी पर लगे फल के बीज द्वारा प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी के फल को एकत्रित करके बीजों को क्या किया जाता है, भून करके पीस दिया जाता है और उससे क्या बनता है, कॉफ़ी का पाउडर बनता है। देखिए, इसके लिए ना काफ़ी मानव का मेहनत करना पड़ता है। भारत में कॉफ़ी कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा में पाया जाता है। ठीक, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम देखेंगे कॉफ़ी का प्रकार। तो कॉफ़ी 3 प्रकार का होता है। देखिए, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। तो देखिए, भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी उपजाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे बागवानी फसलों के बारे में। वैसे फसलें जिनको बगीचे में उगाया जाता है, जैसे बागवानी फसल कहाँ कहाँ होता था, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार के लिए आम, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए लीची, मेघालय में अनानास, ये सब के लिए फेमस ये सब है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो सेब के लिए, नाशपाती और अखरोट के लिए, खुबानी और अखरोट के लिए सब प्रसिद्ध हैं। देखिए, नागपुर और चूरापूंजी संतरा के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में स्थित है। मुजफ्फरपुर बिहार का है, लीची के लिए प्रसिद्ध है। जलगांव भी महाराष्ट्र में, तो एक केला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं काजू। काजू का उत्पादन केरल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। काली मिर्च की खेती केरल और पश्चिम घाट के प्रदेश में पाई जाती है, जिसको हम लोग गोलकी भी बोलते हैं ऐसे देहाती भाषा में। नारियल की कृषि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय प्रदेश में होता है। देखिए, नारियल अधिकांशतः ना समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही होता है। अब हम लोग जानेंगे रबड़। रबड़ की खेती 1880 में केरल के ट्यूवनकोर और मालाबार में शुरू किया गया था। रबड़ का उत्पादन 1902 से भारत में शुरू हुआ था। देखिए, रबड़ का पेड़ को ना लगाने के बाद उसको बड़ा होगा तभी ना उससे रबड़ लिया जाएगा। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में उगाया जाता है। अब देखिए, रेशेदार फसल। तो वैसे फसल जिसे रेशादार या रेशा प्राप्त किया जाता है। देखिए, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत के 4 प्रमुख फसलों में से एक है। प्राकृतिक रेशम की कीड़ा और कोकून से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को खा करके बड़ा होता है। अब हम लोग देखते हैं कपास के बारे में। कपास का जन्म स्थान भारत में माना जाता है। कपास का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल के रूप में किया जाता है। कपास उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास के लिए 210 दिन तक पाल रहित मौसम की आवश्यकता होता है, वैसा कि जहाँ पर ठंडा ना पड़े उतना। कपास को काली मिट्टी में उपजाया जाता है।
कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कपास की खेती किया जाता है। ठीक, अब देखिए जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट को तैयार होने के बाद इसे सड़ने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होता है, जैसे कि पानी में इसको भिगो करके रखा जाता है 1-2 महीना के लिए, उसके बाद से इसको निकाला जाता है। जूट से रस्सी, बड़ा बड़ा बोरा, दरी, ये सब बनाया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पशुधन के बारे में, यानी कि पालतू जानवर। तो भारत में और पालतू में भी वैसे जानवर जिससे हम कुछ आर्थिक फ़ायदा ले सकें। जैसे कुत्ता पालता है तो कुत्ता सब क्या आर्थिक फ़ायदा लेंगे। तो देखिए भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है। जैसे कि पशुधन में क्या है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब पशुधन में आ गया। भारत में विश्व का 57% भैंस और 14% गाय पाई जाती है। भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति लाया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। देखिए सुधा दुग्ध सरकारी समिति बिहार में कार्यरत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं कृषि में प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। तब प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया और सन 1967 से 68 में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा, हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो सन 1967 से 68 में। 1980 तथा 90 के दशक में भूमि विकास का कार्यक्रम शुरू हुआ था भारत में। प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति से किसानों को सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है। किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति एवं अन्य बैंक स्थापित किए गए हैं। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी टीवी चैनलों पर कृषि संबंधित जानकारी के विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। किसानों को बिचौलियों से सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम सामर्थ्य मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। 1980 के दशक में कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं उत्पादन में योगदान। देखिए 2001 में देश का लगभग 63% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त करता था। आज़ादी के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घट रहा है। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए खाद्य सुरक्षा। भूखमरी से बचाने के लिए या बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया, जिसे खाद्य सुरक्षा कहता है। देखिए हर व्यक्ति को कोटा में हर महीने 5 किलो अनाज मिलता ना है, तो ये खाद्य सुरक्षा कानून के ही अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो देखिए ये ऑप्शन जो दिया है ना 4 में से, आपका बुक में दिया होगा 4 ऑप्शन, उसमें से एक है क्या? चावल। बुक में आप लोग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा इसको, और आप लोग बुक ज़रूर रीडिंग कीजिए। जैसे हमारे सबको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बुक रीडिंग देना बहुत ज़रूरी है। देखिए बुक दीजिएगा ना रीडिंग, तो आप लोग को ना कोई भी चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र। चावल फसल है किस प्रकार का? तो खरीफ फसल है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाए जाते हैं। साइंस में आप लोग भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए रबी की फसल किन किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। इसका मतलब कि ठंड के मौसम में बोया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है? तो देखिए गेहूँ, उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा। तो देखिए व्यावसायिक फसलों में कौन कौन आता है? तो गन्ना, कपास, पटसन, जूट, कॉफ़ी, चाय, सब रबड़, ये सब क्या आता है? व्यावसायिक में आता है। और गेहूँ, धान, ये सब व्यावसायिक फसलों में नहीं आता। तो यहाँ कौन क्या कारक, कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गेहूँ। रोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ऑपरेशन फ्लड क्या से संबंधित है? दूध विकास से या दूध से। ठीक है,
अब निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो धान है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो कौन है? तो गेहूँ है। धान एक प्रकार का है तो क्या है? औस है या फिर अमन है या फिर बोरो। धान का प्रकार है साहब, ये सब क्या, जैसे हम लोग धान नहीं बोते हैं तो कोई बोलता है कौन है, तो पन्ना है, मंसूरिया है साहब, तो उसी तरीक़े से धान का प्रकार है ये सब, औस, अमन और बोरो, ये सब धान का प्रकार है। अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो धान है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित तो कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? तो देखिए रबड़, चाय, गन्ना, ये सब रोपण फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित तो कौन दलहनी फसलों का वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता? तो राजमा में। भारत का बफर स्टॉक कौन सा है? तो भारतीय खाद्य निगम, इसको IFC यानी कि इंडियन फूड कॉरपोरेशन भी बोला जाता है। इसका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया भारतीय खाद्य निगम। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पता नहीं, यानी कि बंदरगाह है तो कौन सा है? तो कोलकाता। औस प्रकार है तो धान का प्रकार है, अभी बताए थे। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। भारत में लगभग 2/3 लोग जीविका आधारित किस चीज़ पर? तो कृषि पर। इनमें कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य करता था? ट्रैक्टर से खेती होता है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? तो कौन? तो चाय। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ। रबी फसल की बुआई किस माह के आरंभ में होता है? तो अक्टूबर नवंबर यानी ठंडी के मौसम में। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो गर्मी के मौसम में। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसमें ऑप्शन दिया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा बुक में। तो इसमें चना, गेहूँ, ये सब तो रबी फसल है। चना, गेहूँ, सरसों, तिल नहीं, तीसी, ये सब क्या है? जौ, रबी फसल है। अब देखिए भारत में सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। गेहूं के उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। निम्नलिखित तो कौन से मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो गन्ना। भारत में ज्वार का सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। और बाजरा तो गुजरात में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें बच्चों। देखिए निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो देखिए बाजरा दलहन नहीं है। तिलहन का उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपसे अगर कोई ऑप्शन में पूछ दे कि कौन ऐसा फसल है जो दलहन भी है और तिलहन भी है, तो इसमें आपको आ जाएगा सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन का दाल भी होता है और सोयाबीन से तेल भी निकाला जाता है। मूंगफली का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो गुजरात में। सरसों का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो राजस्थान। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें बच्चों। अब देखिए सरसों किस प्रकार का फसल है? तो तिलहन। देखिए तिलहन क्यों है? क्योंकि जिसे तेल निकालता है उसे तिलहन, और जिसे दाल निकालता है उसे दलहन फसल बोलते हैं। चाय का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? तो ब्रह्मपुत्र की घाटी में। चाय में किस प्रकार पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? क्षीण पदार्थ के कारण। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। और दूसरे नंबर पर भारत है, लेकिन उपभोक्ता प्रथम नंबर पर भारत है। अब देखते हैं भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? तो कोलकाता, यानी किस बंदरगाह से? तो कलकत्ता से। निम्न में से कौन सी पेय फसल है? तो ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसमें से कॉफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी या फिर चाय दोनों पेय फसल में आता है। निम्न में से कौन एक प्रकार का किस्म नहीं है? एक कॉफ़ी का किस्म नहीं थे, यूरोबिका कॉफ़ी का किस्म नहीं है ये। निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? तो कपास बागवानी नहीं है, क्योंकि कपास को बगीचे में नहीं उगाया जाता है। देखिए आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। जैम, जेली, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो फल है। जैम वगैरह तो फल ही से बनता है।
देखिए भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। इनमें कौन सी फसल रेशेदार? तो देखिए रेशेदार में क्या आता है? जूट आता है, कपास आता है, सब रेशेदार फसलों में से। कपास निम्न में से कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो भारत को। ठीक है, अब आगे अब देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अच्छी होती है? तो काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? तो 210 दिन। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो कपास को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उजला सोना किस फसल को कहा जाता है? तो कपास को। देखो सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो देखिए जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो कृषि कार्य में किया जाता है। फसल के दमनी के समय राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जोधपुर अन्य अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो जोधपुर में। ठीक, अब देखिए आगे भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? अनियमित यानी समय से बारिश न होने, अनियमित मानसून। सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो देखिए न्यूनतम सहायता या सामर्थ्य मूल्य। अब देखिए दुग्धोत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है कि दूध उत्पादन में भारत पहला स्थान पर है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि बहुत छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से प्रश्नों को उत्तर दें। देखिए भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों का नाम लिखिए। तो देखिए धान और गेहूँ। भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? देखिए ज्वार, बाजरा और रागी। तो ज्वार जिंदौरा को बोला जाता है और रागी मड़ुआ को बोला जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए भारत की 3 नकदी फसलों का नाम बताओ। तो देखिए गन्ना, चाय और कॉफ़ी। हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? तो चाय है रोपण फसलों में से। ठीक, अब आपका सवाल है अंतर बताओ में। अंतर बताना है नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर। तो नकदी फसल किसे कहते हैं? तो वैसा फसल जिसका उत्पादन बेचने के लिए किया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। और वैसा फसल जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर बागान लगाकर व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखो। हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल बोलते हैं। वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटे जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो रबी फसल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आगे। जिस भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके उसे क्या कहते हैं? चालू पड़ती भूमि। अरे कुछ 2 महीना 3 महीने के लिए नहीं छोड़ देते हैं खेती करके, तो हो गया कौन सा? चालू फूर्ती भूमि। फिर से इस पर फसल लगाया जाएगा। अब देखिए कारखाने में उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती तो क्या है? रोपण फसल है वो। अब आगे तब हम लोग देखते हैं कारण बताओ में क्या है। कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है। क्यों होता है? इसका कारण देखिए कपास की खेती दक्कन प्रदेश के काली मिट्टी में अधिक होती है क्योंकि यह अपने में अधिक समय तक नमी बनाए रखता है और वहाँ का जो मौसम है ना जो कपास के अनुकूल है। ठीक, देखिए अब ऑप्शन का क्वेश्चन है कि गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक होता है। क्यों? तो गन्ने का उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक होता है क्योंकि इसके लिए दक्षिण भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है गन्ने के लिए। देखिए अब है भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। तो देखिए कपास के उत्पादन के लिए 210 दिन का पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। जिस वर्ष पाला रहित मौसम होता है उस वर्ष भारत कपास का निर्यात करता है और जिस वर्ष
पाला रहित मौसम नहीं होता है तो उस वर्ष क्या होगा, कपास की खेती खराब हो जाएगी। तो उस वर्ष क्या करेगा भारत, कपास का आयात करेगा। ठीक, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। इसका ऑप्शन देखिए, भारत में चाय के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, जिसके कारण चाय का अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए भारत चाय का निर्यात करता है। अब देखिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बच्चों, भारत में उपजने वाली 2 खाद्य, नकदी एवं रेशेदार फसलों का नाम लिखे। तो देखिए खाद्य फसलों में कौन कौन आएगा, धान और गेहूँ आ जाएगा। नकदी फसल में चाय और गन्ना आ जाएगा, या फिर इसमें कॉफ़ी भी लिख सकते हैं। रेशेदार फसलों में क्या आएगा, कपास और जूट। स्पेशल गाड़ी एकदम। देखिए उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों का नाम लिखे थे। देखिए धान का कहाँ कहाँ था, बंगाल और बिहार। गेहूँ उत्तर प्रदेश और पंजाब। चाय असम और पश्चिम बंगाल। गन्ना उत्तर प्रदेश बिहार। कपास महाराष्ट्र और गुजरात। जूट पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, अब आगे भारत में उपजाए जाने वाली वर्षाधीन फसलों का नाम लिखिए। तो देखिए भारत में पाए जाने वाली वर्षा अधीन फसल चावल हो गया, गेहूँ, चाय, गन्ना इत्यादि। ठीक, अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए, या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इस पर हम लोग भारत की 63% जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है। भारत के राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि से भारत को 24% का आय प्राप्त होता है। अब देखते हैं भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के मुख्य कारक निम्न हैं। देखिए जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, घटता कृषि भूमि का क्षेत्र, खेतों का छोटा आकार, सिंचाई का कम एवं अनिश्चित सुविधाएं, मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, सालों भर काम का अभाव और कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011 में भी पूछा जा चुका है, 2016 में भी और 2021 में भी। 1967-68 में उत्तम किस्म के बीज, सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा इत्यादि का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुआ, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किनको, एम.एस. स्वामीनाथन ही हरित क्रांति के जनक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के फसलों पर पड़ा, क्योंकि गेहूं के फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब और हरियाणा राज्य पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। देखिए 2013 में भी पूछा, 2019 में भी और 2021 में भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। देखिए भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, तो आप भी जानते हैं। भारत के लगभग 2/3 लोग जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। भारत का राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 24% है। भारत की अधिकांश जनसंख्या को कृषि से ही भोजन प्राप्त होता है। भारत में कृषि आधारित कई उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना यानी कि चीनी उद्योग, ये सब क्या है, कृषि पर निर्भर है। अब देखिए भारत में उपजाए जाने वाली प्रमुख खाद्य फसल एवं व्यावसायिक फसलों का नाम लिखिए। तो भारत में प्रमुख खाद्य फसलें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और अरहर और मूंग है। ऐसा वैसे खाद्य फसलों में आ गया। और भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन कौन है, तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब क्या है, व्यावसायिक फसलों में से है। ठीक, अब देखिए कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, 2019 में भी पूछा है, इंपॉर्टेंट है भी।
कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए महाराष्ट्र कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ की जलवायु भी कपास के उत्पादन के अनुकूल है। अब देखिए, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। 2023 में पूछा है। देखिए, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले 2 कारक क्या है? उन्नत बीज और सिंचाई। ठीक, यानी अच्छे फसलों के लिए उन्नत बीज भी चाहिए और समय पर सिंचाई भी चाहिए। देखिए, रबी और खरीफ फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2023 में ये पूछा है। तो रबी फसल को वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ये गलत दिया हुआ है, रबी फसल के जगह खरीफ फसल हो गया और खरीफ फसल के जगह रबी हो गया है। ठीक, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, दबा में मिस्टेक हो चुका है इसमें एडिटिंग टाइपिंग में। यहाँ पर ये हो गया खरीफ। कौन फसल? खरीफ फसल। देखिए, खरीफ फसल क्या है कि देखिए, खरीफ फसल को ना वर्षा ऋतु में जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर इसको आप लोग जो खरीफ है इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा कि रबी कर दीजिएगा। ठीक, देखिए, रबी फसल को शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक, अब देखते हैं बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, बफर स्टॉक अनाज को भंडारण के लिए बनाया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीद करके अनाज का भंडारण करती है। इसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ना IFC भी बोलते हैं, यानी कि इंडियन फूड कॉरपोरेशन। यह लगभग हर बड़े ज़िले में होता है इसका गोदाम। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। चावल के फसल के लिए उपयुक्त दशाओं का उल्लेख करें, यानी क्या क्या चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। तो चावल के फसल के लिए उपयुक्त निम्नलिखित दशाएं हैं। देखिए क्या है, चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल के लिए कम से कम 24 सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। चावल बोते समय 21 डिग्री, बढ़ते समय 24 डिग्री तथा पटे के समय यानी कि कटाई के समय 27 डिग्री तापमान होना अत्यावश्यक है। चावल के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल जलोढ़ मिट्टी में उपजाया जाता है। ठीक, अब आगे का सवाल है, गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं क्षेत्र का नाम लिखिए। यह सवाल 2011 में पूछा है, 2014 में और 2018 में भी। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। ठीक, गेहूं का उत्पादन भारत में विश्व का दूसरा स्थान है। भारत में विश्व का 10% गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं के उत्पादन के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक, सन 1967 ईस्वी में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के फसलों पर पड़ा, क्योंकि हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया भारत में। गेहूं का उत्पादक राज्य भारत में कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक, अब अगला सवाल चाय उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। या भारत में चाय उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख करें। दोनों में से कोई एक ही, कोई दोनों अथवा में है। देखिए, क्वेश्चन 2015 में भी पूछा, 2017 में भी पूछा। तो देखिए, चाय एक सदाबहार झाड़ी होती है जिनके पत्तियों को सुखा करके चाय बनाई जाती है। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा। कैसा? उष्ण तथा उपोष्ण। चाय के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान होना आवश्यक है और चाय के लिए कम से कम 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना आवश्यक है। देखिए,
चाय की खेती अंग्रेज़ों द्वारा असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? तो 1840 में ही। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव दे सकता है। चाय का उत्पादन असम की ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ी तथा तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी में होता है। ठीक, अब आगे का सवाल क्या है कि भूखमरी की समस्या से निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली की विवेचना करें अथवा वर्णन करें। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भूखमरी से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा जो चलाया गया, खाद्यान्न उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए जो नियम चलाए गए हैं, जो योजना चलाई गई है, उसे क्या कहते हैं? खाद्य सुरक्षा कहते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को हर माह 5 किलो राशन मिलता है, तो ये खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ही मिलता है। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा के 2 अंग हैं, एक बफर स्टॉक है, एक जन वितरण प्रणाली। जो डीलर देता है ना, उसको जन वितरण प्रणाली कहते हैं। और बफर स्टॉक में जो IFC का गोदाम है ना, इंडियन फूड कॉरपोरेशन यानी भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यक सामग्री एवं अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को मुहैया कराया जाता है। इससे गरीब लोगों को भोजन सुलभ यानी आसानी से मिलता है। बफर स्टॉक बनने में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थ मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीद करके उसका क्या करता है? भंडारण करता है। ठीक, अब देखिए, खाद्य सुरक्षा में विभिन्न उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, APL और BPL। तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों को APL श्रेणी में रखा जाता है, और जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उसको BPL। यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग, यहाँ पे क्या होगा? BPL। ठीक है। अब आगे का सवाल है कि भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखें। तो भूमंडलीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। इससे भारतीय बाजार को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया गया है। अब विदेशी उत्पाद जिससे कृषि जन यानी कृषि उत्पादन भी शामिल है, आसानी से भारत में बेचे जा सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भारतीय किसानों को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि वो विदेशों से जो अनाज आ रहा है वो सस्ते दरों पर बेचा जा रहा है, जिसके कारण भारतीय किसानों को भी अपना अनाज को सस्ते दर पर बेचना पड़ रहा है। अब होता ये है कि भारतीय किसान को लागत जितना लगता है उसके अपेक्षा उसके अनुपात में उसको लागत मूल्य नहीं मिल पाता है। भारतीय कृषि कई प्रकार की समस्याओं से जुड़ रही है। इससे सबसे बड़ी समस्या है कि फसलों का प्रति एकड़ कम उत्पादन होना। भारत में भूमि के प्रति इकाई में फसलों का उत्पादन जापान में 1/3 इकाई पर और संयुक्त राज्य में 1/4 इकाई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारत को अपनी कृषि क्षमताओं संबंधित क्षमताओं को सुनियोजित ढंग से उपयोग करना होगा। अब देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा राष्ट्रीय बाजार एकीकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इसके लिए सड़क, बिजली, सिंचाई, ऋण की सुविधा आदि उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। इसके बिना कृषि को वैश्वीकरण के अनुचित प्रभाव से बचा पाना संभव नहीं है। आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया आपका, और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और आप लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को जो प्लेलिस्ट है उसमें सब वीडियो मिल जाएगा, आप देखते जाइएगा हर सब्जेक्ट का। अभी तो हम भूगोल का ही सिर्फ बना रहे हैं।